बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज हमारा वन पॉइंट एजेंडा होगा जी, कि वो है कि गैर आइनी तरामीम तरामीम में आखिर है क्या? क्यों इतना ज़ोर लगाया जा रहा है कि तरामीम हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले-पहले हो जाएँ? और इसके लिए मुल्क में इस वक्त फिस्तायत का उरूज है, लाक़ानूनियत है और पुलिस गर्दी है और बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है कि लोगों को आप अगवा करें, लोगों की फैमिलीज़ को अगवा करें, अरकान पार्लिमान को अगवा करें, जर्नलिस्टों को अगवा करें, वकला को अगवा करें, उनके घरों में घुस जाएँ, तोड़-फोड़ करें। लाइसेंस दिया हुआ, खुला लाइसेंस दिया हुआ। इन तरामीम में आखिर है क्या? और इन तरामीम को करवाने के लिए इतने जतन क्यों किए जा रहे हैं? और 20 करोड़ से ये बोली शुरू हुई और फिर अब ये पहुंच चुकी है 70 करोड़, 80 करोड़ फी रुकन तक ये बोली यहाँ तक पहुंच चुकी है। और ये आखिर किसके मफादात जुड़े हुए हैं और ये इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? गैर आइनी तरामीम, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने एक ही चीज़ चल रही है और वो है कि जी आइनी अदालत का क़याम, नई अदालत कायम की जाएगी और अदालत इसलिए कायम की जाएगी क्योंकि आइनी मुकदमात की वजह से आम शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये बात मुसलसल की जाती है जी, कि जनाब आइनी तरामीम इसलिए ज़रूरी हैं, ये आइनी अदालत इसलिए ज़रूरी है कि आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो हकीकत ये है कि इसमें कोई जान नहीं है इस मौक़िफ़ में और ये वजह नहीं है। ये वजह बिल्कुल भी नहीं है कि इस वजह से ये नई अदालत जो है वो कायम की जा रही है कि गरीबों का ख़याल है, क्योंकि 60,000 मुकदमात हैं, 61-62,000 मुकदमात हैं और 62,000 मुकदमात में सिर्फ़ 148 या 150 और 200 के दरमियान आइनी दरख़्वास्तें टोटल मौजूद हैं। बाकी सब के सब आम मुकदमात हैं और आम मुकदमात की जो पेंडेंसी है वो भी मौजूदा काजी साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में मज़ीद बढ़ी है। जब ये आए थे तो उस वक्त 52,000 थी या 54,000 थी, तो इनके आने के बाद ये पेंडेंसी ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 62,000 पहुँच गई है। तो इसका भी जो, क्योंकि ये जवाज़ बनाना था कि जनाब ये वजह है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इस वजह से आइनी अदालतों का क़याम किया जा रहा है, बल्कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये सारे का सारा जो एक जाली निज़ाम कायम किया गया है, इस जाली निज़ाम को आगे दवाम मिले और दवाम भी इस कदर मिले कि आप तसव्वुर ही ना कर सकें। अब हमारे तसव्वुरात से भी, हमारे जो है हम जहाँ तक सोच सकते हैं उससे भी आगे की बातें ये की जा रही हैं। तो गैर आइनी तरामीम में हकीकत है क्या? ये मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ें रखूँगा, क्योंकि गैर आइनी तरामीम जो हैं, ये जो मसवदा है, ये अभी तक मंज़र आम पे नहीं आया और ओरिजिनल मसवदा किसी के पास भी नहीं है, किसी कमेटी के साथ शेयर नहीं किया गया, ना ही जेयूआई के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, वो अभी मौजूद ही नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, वो पार्लिमानी निज़ाम नहीं रहेगा। पार्लियामेंट जो नज़र तो आएगी, लेकिन ये डमी पार्लियामेंट होगी। वज़ीर-ए-आज़म जो होगा वो एक बिल्कुल डमी वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो एक नौकर होगा और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। उसके पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस होगा, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट होगा, दस्तखत उसके होंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो पॉलिसी कौन बनाएगा और हुक्म किसका चलेगा, वो वज़ीर-ए-आज़म का नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है हमारी सुप्रीम इदारा, आइन के तहत वो एक रबर स्टैम्प के तौर पे काम करेगा और आईने पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी बिल्कुल आईने पाकिस्तान जो है वो एक यूँ समझें कि कागज़ का टुकड़ा होगा और उसके पूरे के पूरे आइन की हैत और आइन का जो बुनियादी ढांचा वही तब्दील किया जा रहा है। इसीलिए उस पे वाहिद, अब उसकी मैं तफ़सील पे आता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और उसका जारी और सारी उसको कैसे रखना है, उस पे आता हूँ। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का जो मामला है जी, इमरान खान साहब इस वक़्त वाहिद अक़लौते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान, वो इस पे मज़ाहमत कर रहे हैं और उनके साथ जो हैं दूसरे हैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब। ये 2 जमातें हैं जो कि मज़ाहमत कर रही हैं। इमरान खान साहब
नंबर 1 है, उनके पास सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो जेल में है, कैद काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं और उनको जेल में रखा ही इसलिए गया है। ये नहीं है कि वो कोई करप्शन कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात सारे के सारे झूठे, बेबुनियाद मुकदमात हैं और पाकिस्तान की तारीख के नहीं, दुनिया की तारीख के वो वाहिद रहनुमा, वाहिद सियासतदान, वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं, जिन पर मुकदमात जो हैं वो सैकड़ों मुकदमात, 250 मुकदमात उन पे दर्ज किए गए हैं। 250 मुकदमात सिर्फ एक इमरान खान पे दर्ज किए गए हैं। और अगर आप मजमूई तौर पर मिला लें सारी पीटीआई के रहनुमाओं पे, तो इन मुकदमात की तादाद कोई लगभग आप हैरान होंगे, लगभग जो है वो कोई 40-50 हज़ार से ऊपर की तादाद है। 40-50 हज़ार मुकदमात की तादाद इससे ज़्यादा है जो पीटीआई के कारकुनान पे, रहनुमाओं पे दर्ज किए गए मजमूई तौर पर। और सिर्फ एक ये डी चौक का जो एहतजाज हुआ है, इसमें कम अज कम 5-7 हज़ार जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं, कम अज कम। क्योंकि ये तस्लीम करते हैं खुद, 4 हज़ार तो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी इससे ज्यादा अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। ये सारे का सारा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन तरामीम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और ये तरामीम आईनी अदालत, ये सारा कुछ, ये बिल्कुल एक बेमानी सी चीज है, क्योंकि आईनी अदालत के जरिए इन्होंने सारा कुछ कंट्रोल करना है और उस पे ये सारे मामलात इन्होंने करने हैं। लेकिन असल इसके पीछे क्या है, क्योंकि ग्रैंड प्लान है ना, ग्रैंड एजेंडा है, ग्रैंड प्रोग्राम है और वो है असल मामला। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर आप ये समझें कि पाकिस्तान में आईनी हुकूमत, आइन कोई नहीं होगा, यानी कि जो दस्तूर हमारे सामने 1973 का, फिर अमूरे ममलकत, हमारा निज़ाम इस आइन के तहत नहीं चलेगा। और उसके बाद फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे, फैसला वजीर आजम नहीं करेगा, फैसला ईवान सदर में नहीं होगा, ये बाख्तियार लोग नहीं होंगे, ये महज एक नौकर होंगे और नौकरी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और इस आईनी तरामीम के नतीजे में, इन आईनी तरामीम के नतीजे में मुल्क में मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री रूल आ जाएगा, फौजी हुकूमत आ जाएगी। वो नजर नहीं आएगी लेकिन वो फौजी हुकूमत होगी। और उसमें जो हमारी मुदाखलत तो रही है जर्नैलों की पॉलिटिक्स में मुसलसल रही है, लेकिन अब उस मुदाखलत को, उस किरदार को बाकायदा एक दस्तूरी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को ये जो आर्टिकल 6 है और सियासत का फौज में हिस्सा लेना जिसको एक नाजायज है, ये चीज खत्म हो सके और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देके और उसके बाद जनाब सब कुछ मिलियामेट हो जाएगा। इसमें इसमें जो इमरान खान साहब हैं, वाहिद लीडर हैं इमरान खान, वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और समझते भी हैं और वो मज़ाहमत कर रहे हैं। और वो इमरान खान, ये लड़ाई इस वक्त मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं कि ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है अब, और ना ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये लड़ाई है पाकिस्तान की बका की, कि पाकिस्तान ने किस हाल में अपनी अगली उम्र जो है वो करनी है, अगला सफर किस हाल में होना है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के निज़ाम ने, क्योंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ इकाइयों से बना हुआ है, उसमें मुख्तलिफ कौमियतें हैं, मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, एक वफाकी निज़ाम है और उसके तहत हर सूबे को, हर इकाई को सिक्योर किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जनाब, ये मामलात जो हैं, ये इसीलिए ये आइन जो है वो 1973 का आइन, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान 2 लख्त होने के बाद ये दस्तूर बना था। उससे पहले दस्तूर ना होने की वजह से, आइन ना होने की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था और उसकी वजह यही थी कि 1956 का दस्तूर बना और 1956 का जब दस्तूर बनाया गया तो उसको ठीक 2 साल के बाद जनरल अयूब खान ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो भी पार्लिमानी निज़ाम था। उसमें भी 1956 का पहला दस्तूर, वो भी पार्लिमानी निज़ाम था। इलेक्शन होने थे, इलेक्शन होने के बाद एक स्मूथ आगे फंक्शनिंग होनी थी और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद उस दस्तूर को जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा के, सिकंदर मिर्जा ने और अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगाया और उस दस्तूर को फेंक दिया। उसके बाद अयूब खान साहब ने अपना दस्तूर बनाया, आइन बनाया 1962 का, और 58 से लेकर
جو ہے وہ 4 سال انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد اپنا ایک دستور بنایا 1962 کا، اس میں صدارتی نظام رکھا اور اس میں گھنٹہ گھر جو تھے وہ جنرل ایوب خان صاحب تھے، یعنی کہ پورا کہیں سے بھی آپ جانا تھا تو سامنے ایوب خان صاحب کھڑے ہوتے تھے۔ عدلیہ کے راستے میں ایوب خان، انتظامیہ کے راستے میں ایوب خان، میڈیا کے راستے میں ایوب، یعنی کہ وہ گھنٹہ گھر، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس بازار سے بھی نکلے سامنے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر نظر آ جاتا ہے۔ تو ایوب خان صاحب اس 1962 کے دستور کے گھنٹہ گھر تھے، انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے لکھا تھا اور اس کے تحت وہ چلا رہے تھے۔ اور 1962 کا دستور ایسا تھا کہ اس میں صدارتی نظام اور صوبائی اکائیوں کو خیال نہیں رکھا گیا، جس کے نتیجے میں پھر اس دوران الیکشن ہوئے، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ملک دشمن قرار دے دیا گیا، ان کی تقاریر پہ پابندی لگائی گئی، ان کی بھی آواز بند کی گئی۔ یہ پہلی باضابطہ آواز تھی جو کہ بند کی گئی اور پہلا الیکشن تھا، کیونکہ ایوب خان صاحب نے ساروں کو جیل بھیج دیا تھا، یا ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ ایبڈو اور پروڈا 2 قانون تھے، ایک ایبڈو تھا ایک پروڈا تھا، 2 قوانین کے تحت وہ سب کچھ۔ لیکن اس وقت سیاست دانوں نے یہ کیا، ایک عقل اور دانش مندی کا مظاہرہ یہ کیا، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کر دیا اور وہ میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ تو کریں گے، خالی میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ بالکل مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھیں، لیکن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ان کی آواز بند کی گئی، ان کی تقریریں بند کی گئی۔ جیسے آج عمران خان صاحب پہ پابندی ہے، اسی طریقے سے اس وقت ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پر، ریڈیو پاکستان پہ جو ہے تقاریر وہ بند کر دی جاتی تھی، ان کی آوازیں وہ جلسے سے کرتی تھی، نہیں آتی تھی، تو تاکہ ان کی آواز ملک بھر میں نہ پہنچ سکے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایوب خان تو صدر بن گئے جعلی نظام کے ذریعے، لیکن اور وہ جو 10 سال تھے 58 سے لے کے 68 تک جو ہے وہ بالکل پاکستان، جو مشرقی پاکستان ہے وہ محرومیوں کا شکار ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک چلی۔ ایوب خان صاحب نے الیکشن کروانے کے بجائے اقتدار یحییٰ خان کو سونپا، یحییٰ خان پھر بدمستیوں میں ملوث ہوا اور اس کے بعد ہمارا پاکستان الیکشن ہوا، الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہیں کہ اب ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی مشکل سے 1973 کا یہ جو دستور ہے یہ بنا اور لٹا پٹا پاکستان، 90,000 ہمارے فوجی مشرقی پاکستان میں بھارت کی تحویل میں تھے، ان سے آزاد کروایا گیا اور ان کو واپس لایا گیا اور ایک دستور بنا۔ اور دستور سارے اس وقت کے جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز تھے، پارلیمانی جماعتیں اور ایون جو پارلیمنٹ سے باہر بھی تھیں، ان کو بھی ان کے اس میں شامل کیا گیا۔ ایک طویل بحث کے بعد وہ دستور بنا، متفق کا دستور بنا، سب کے دستخط ہیں اور اس پہ مولانا نورانی صاحب ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، اچک صاحب کے آئی تھنک والد صاحب، پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، اور پھر علماء کرام جو ہیں ان کو، تاکہ اس کو اسلامی دستور بھی اس کو رکھا جائے، ایک بہت اچھی دستاویز۔ اور اس کے بعد وہ معاہدہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا اور اس میں سندھ کے خیالات، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، گلگت بلتستان، سب کے ان کے مفادات کا خیال رکھا گیا اور حقوق، اور ایک بنیادی دستاویز بنائی گئی کہ اس دستور کے کچھ بنیادی ڈھانچے ہیں۔ بنیادی ڈھانچوں میں عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس میں جو آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ جو بھی ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو آئینی ادارے ہیں وہ پارلیمان ہے اور عدلیہ ہے 2، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا حکومت، اس کے انتظامیہ اس کے نیچے آتی ہے۔ انتظامیہ اس کے 3 ادارے جو ہیں جی، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے اور عدلیہ ہے۔ یہ 3 ادارے ہیں جو کہ آئین میں کانسٹیٹیوشن ادارے کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے نیچے ہیں، انتظامیہ کے سارے نیچے ہیں۔ یہ عدلیہ کو ایک سپریم قرار دیا گیا ہے اور وہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ بھی ہے اور وہ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، آئین کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہمارے جو فوجی مداخلت ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ تو جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں یہ کہا تھا کہ جناب پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم، بلکہ اسی سال فروری 22 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی،
یہ انہوں نے اپنی آخری تقریر میں زور شور سے کہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے تھے اور جو ہمارے جنرل باجوہ ہیں وہ مسلسل مداخلت کر رہے تھے اور ساری سیاست کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی جب جنرل عاصم منیر صاحب آئے تو وہ مداخلت مزید بڑھ گئی ہے، اس میں کمی نہیں آئی بلکہ وہ بلنٹ ہو گئی ہے، اور اس میں زیادہ میں تو کہوں گا اس میں فاسسٹ اپروچ زیادہ ہے، اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جعلی نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ اس جعلی نظام کو پاکستان کے عوام رد کر چکے ہیں، عمران خان صاحب رد کر چکے ہیں، وہ مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کی بیوی جیل میں ہے، ان کی 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا بھانجا بھی جیل میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہیں بالکل انوسنٹ ہیں، میں کہوں گا میاں محمود رشید صاحب ہیں، وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے ابھی بھی جیل میں، اور بہت سارے بے شمار نامعلوم جو ہیں کارکن رہنما وہ جیلوں میں ہیں اور فوج کی تحویل میں بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور وہ کس لیے گل سڑ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اور وہ اصولوں کی بنیاد پہ گل سڑ رہے ہیں جیلوں میں، وہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کو نہ علاج کی سہولت ہے، نہ کھانے پینے کی سہولت ہے، نہ سونے جاگنے کی سہولت ہے، اور ان کو ایک غلاموں کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں جیلوں میں۔ یہ حقیقت ہے، اور ہم ان کو اس طرح سے یاد نہیں کرتے، اور ان کی خدمات کو اس طرح سے ہم نہیں سراہتے۔ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ جیلوں سے باہر آ چکی ہیں، اور عدالتوں کے ذریعے عدلیہ بھی اب اس سارے سسٹم میں جو مزاحمت ہوئی، کیونکہ میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہو گیا، اور میڈیا اس وقت میڈیا سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا 100% کمپرومائز ہو چکا ہے، اور چند ایک لوگ ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں۔ تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ اس وقت جتنے بھی مالکان ہیں، جتنے بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں، وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، بلکہ وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اور ان سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو عدلیہ سے ایک مزاحمت ہوئی، عدلیہ سے، اور عدلیہ نے جب مزاحمت شروع کی، کیونکہ جب کیمرے ان کے بیڈ رومز تک پہنچے، اور ان کے بیڈ رومز تک کیمرے پہنچے، ان کے عزیز و اقارب کو اٹھایا گیا، کسی کے سسر کو اٹھایا گیا، کسی کے بھائی کو اٹھایا گیا، کسی کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، جب تپش ان کے گھروں میں پہنچی تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ خراب ہے، اور جوڈیشری پھر کھڑا ہونا شروع ہوئی، اور جوڈیشری کھڑا ہوئی تو اس کے بعد مزاحمت بھی ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو کہ اندر گل سڑ رہے تھے، ان کو حوصلہ ہوا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے معاملات، اور اس لیے صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہیں تو اب اس جعلی نظام کو، جو جعلی نظام یہ قائم کیا ہوا، میں واپس آتا ہوں کیونکہ یہ آئینی ترامیم کے پیچھے ہے کیا۔ اب یہ جعلی نظام جو قائم کیا، پچھلے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ جرنیلوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، وہ جنرل صاحب کی مرضی کے مطابق وہ گورنمنٹ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ گورنمنٹ بنے گی عوامی طاقت کے زور پر، بالکل اسی طریقے سے جیسے 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تمام تر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے برعکس طاقتوں کو برعکس وہ گورنمنٹ بن گئی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو جیت گئی تھی، اب بھی گورنمنٹ اس نے بننی ہے، اور ابھی بھی یہ ظاہر ہے جنہوں نے تقسیم کی ہیں فارم 47 ان سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا کام کر چکے ہیں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی پتا ہے، اس کے 4 ارکان کو بھی پتا ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پتا ہے، ان کے ساتھ کچھ ججز کو بھی پتا ہے، یہ ہمارے راولپنڈی میں جو فوجی قیادت بیٹھی ہے ان کو بھی پتا ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتا ہے، سول ہے، ملٹری، سب کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فیک الیکشن، فیک نتیجے کے صورت میں فارم 47 جعلی تقسیم کر کے ہم نے ان ساروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ جب بھی یہ پلٹا کھائے گا، یہ سسٹم الٹے گا، تو الٹنے کے بعد یہ سارے کے سارے ہمارے گریبان جو ہیں یہ آئیں گے قانون کے شکنجے میں، یہ سارا کچھ، کیونکہ بہت بڑی گواہیاں موجود ہیں، یہ نون لیگ کو بھی پتا ہے، یہ نواز شریف صاحب خود آ کے بتائیں گے، خود اپنی زبان سے آ کے بتائیں گے کہ ہم نے یہ نظام قائم نہیں کیا،
ये जरदारी साहब खुद आके बताएंगे, अपनी जुबान से आके बताएंगे, बिलावल भुट्टो खुद आके बताएंगे कि ये हमने काम नहीं किया। ये मैं आपको, और ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, जैसे ही मतला साफ होगा, जैसे ही ये जबर खत्म होगा, तो ये खुद इन्होंने आके बताना है और अपने आप को इनोसेंट जाहिर करना है, और इन्होंने बताना है कि हम तो सो गए थे घरों में, हमें तो जगा के ये सारा कुछ दिया गया और ये हुकूमत हमें दी गई, हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि पीटीआई जीती है और पीटीआई को इख्तियार दिया जाए, लेकिन ये जबरदस्ती हम पे मुसल्लत किया गया। सबसे बड़ी गवाही वहां से आनी है। और अब भी जो दरूने पर्दा मुलाकातें इनकी होती हैं, मैं आपको, हम भी, हमारे साथ भी जब बात करते हैं, और मेरी अपनी कई दफा बात हो चुकी है, तो ये कहते हैं कि जनाब ये हम नहीं हैं, ये पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उसका उनकी दलील है कि देखें, पंजाब में हुकूमत मरीम साहिबा की है, फॉर्म 47 हमें दे दिया गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही की वही है। हम तो अपना आईजी तब्दील नहीं कर सकते, हम तो अपना चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं कर सकते, हम तो अपना फलां अफसर तब्दील नहीं कर सकते, तो पुलिस तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आईजी को तो कंट्रोल कर रहा है मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी ही ये होम डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, मोहसिन नकवी ही जेलों को कंट्रोल कर रहा है। वो सारी चीजें जो हैं वो बता देते हैं, अभी भी बता रहे हैं, और ये पीटीआई की लीडरशिप को भी बताते हैं नून लीग वाले कि जनाब हम ये नहीं हैं, बल्कि ये सारा कुछ वहां से हो रहा है और हम आपके साथ हैं, हम मजबूर हैं, हम ये हैं, क्योंकि सिवाय दो एक बंदों के कोई भी खुलकर उस तरीके से नहीं आता। उनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं वो ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो खुलकर आ जाते हैं, और इसलिए आते हैं कि वो वज़ीर दिफ़ा हैं, और वो वज़ीर दिफ़ा इसलिए हैं कि उनको फ़ॉर्म 47 मिला हुआ है, जनरल साहब ने फ़ॉर्म 47 दिया, पिछला फ़ॉर्म 47 जनाब बाजवा साहब ने दिया, मौजूदा जनरल साहब ने दिया, इसलिए वो उस पे कायम दायम हैं, और वो सारा दिन 9 मई, 9 मई और 9 मई का ज़हर उगलते रहते हैं, और उनको पता है कि 9 मई अब डीजीआईएसपीआर ने 9 मई का तस्करा छोड़ दिया है, लेकिन नून लीग और जो है वो इसका तस्करा ख्वाजा आसिफ साहब और तारड़ साहब और शहबाज शरीफ ये नहीं छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि उनकी रोजी रोटी सब कुछ इन्हीं के मरहून मिन्नत है। इस वक्त भी, आज भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि आज भी जो चीजें हो रही हैं वो कराची में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करे या कोई और एहतजाज करे, तहरीक लब्बैक करे, उसमें वहां पे भी गिरफ्तारियां आज भी हो रही हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, और मुल्तान से आपने फुटेज देखी कैसे खातून को उठाया गया, पुलिस उठा कर ले गई, तो घरों को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, कि हर सूरत में हमने 25 अक्टूबर को करनी है जी, आईनी तरमीम करनी है 25 अक्टूबर से पहले पहले। अब आते हैं कम टू द पॉइंट, ये सारा मैंने आपको बता दिया, वरना अगर ये तरामीम नॉर्मल हैं, अगर ये तरामीम नॉर्मल हैं और इनके अंदर कुछ नहीं है, तो फिर तो आराम से जी इस पे बहस होनी चाहिए, जैसे 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी और 9 महीने तक उसमें ओपन डिस्कशन हुई, इजलास होते थे, मीडिया रिपोर्ट करता था, तो ऐसी बात नहीं है। ये तरामीम 25 अक्टूबर से पहले पहले लाना और काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में ये सारा कुछ मुकम्मल करना क्यों जरूरी है, इस पे जरा आते हैं, क्योंकि इस सारे निजाम को, जाली निजाम को ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है वो काजी साहब ने दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि उनके पास एक आईनी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, वो इस पूरे निजाम को काबू किए हुए हैं। अब आते हैं अब काजी साहब को भी मैं पहली बात आपको बता दूं कि काजी साहब आईनी अदालत के सरबरा नहीं होंगे, और उसकी रीजन ये है, काजी साहब को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और काजी साहब को सिर्फ टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है, रावलपिंडी ये समझता है और बबांगे दोहल ये समझता है, और वो बताता भी है कि काजी साहब जो हैं ये हमारे आदमी नहीं है, ये हमारे कहने पे ये सब कुछ नहीं कर रहे, कि ये हमारी हदायत हैं और हमारी डायरेक्शंस हैं, नहीं, ये वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के बुनियादी तौर पे ये हैं, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ इनका एक अंडरस्टैंडिंग है और उनके वफादार हैं, ये हमारे वफादार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि ये हमारे वफादार नहीं, ये नवाज शरीफ साहब के वफादार हैं, और इसलिए कि अब नवाज शरीफ साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का जो मफाद है और काजी साहब का एक मफाद हो गया है, और उसके नतीजे में ये फायदा मिल रहा है, बल्ले का निशान छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इंटर पार्टी इलेक्शन, तो काजी साहब जो हैं वो ना हमारे थे, ना हमारे हैं, ना हमारे रहेंगे,
लिहाजा आईनी अदालत के सरबराह ये नहीं होंगे। और ये मैं आपको पूरे ज़ोर शोर से आईनी तरामीम हो भी जाएँ, आईनी तरामीम हो भी जाएँ, अगर पहली बात होनी नहीं, अगर हो भी जाएँ तो काज़ी साहब भी निश्ता काज़ी साहब भी बहुत सिस्टम से उठा के यूँ फेंका जाएगा इनको। और अगली बात, क्योंकि काज़ी साहब जो हैं, ये हैं मरियम साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के लॉयल। और अगर ये आ जाते हैं, आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं, तो फिर तो सारे का सारा सिस्टम जो है वो जाती उमरा के कंट्रोल में चला जाएगा। जो मियाँ साहब आजकल खामोश हैं, वो इसलिए खामोश हैं कि एक दफ़ा ये काम हो, तो वो सारे का सारा सिस्टम जाती उमरा के कंट्रोल में चला जाएगा। मरियम साहिबा होंगी, नवाज़ शरीफ साहब होंगे और काज़ी साहब होंगे, क्योंकि आईनी अदालत के सरबराह हैं, 3 साल के लिए हैं, इनको कौन हटाएगा? ताकत। और उसके बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नून लीग बहुत अच्छी ब्लैकमेल करती है आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ कोई भी हो, डीजीआईएसआई कोई भी हो, उनको इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह करते हैं और उनको ब्लैकमेल भी बहुत अच्छा करते हैं। लिहाजा उनके पास ये मटेरियल मौजूद होता है, मवाद मौजूद होता है और वो करते हैं। तो इसलिए अब आर्मी चीफ अगला अगला जी, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि काजी साहब जो है वो आईनी अदालत के सरबराह हों। उनको भी पता है कि ये असल प्लेयर हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के। काजी साहब हमारे नहीं हैं ये, और स्टैब्लिशमेंट को भी पता है। लिहाजा आईनी अदालत के क़याम से पहले वो कहते हैं कि जनाब पहले तो फैसला करें कि चीफ जस्टिस कौन होगा, क्योंकि ये इतनी दर बरता जो बहस चल रही है ना, वो कहते हैं कि हर चीज़ फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब हैं वो नाप तोल करते हैं पूरी-पूरी। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी पंजाब में, लेकिन अभी तक इस वक़्त तक पीपल्स पार्टी को पंजाब में घुसने नहीं दिया। और नून लीग ने बिल्कुल इसमें कई बिलावल की मुलाकातें हो चुकी हैं, जरदारी साहब मिल चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन नो, इसमें 100% उन्होंने एक रेड लाइन है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये रेड लाइन है। और इसलिए जरदारी साहब भी नहीं चाहते कि काजी साहब आईनी अदालत के सरबराह हों। वो कहते हैं हमारे साथ मामला तय करें। और अब ज़ाहिर है जी, जहाँ पे 2 प्लेयर्स इकट्ठे होंगे, वही मामला तय होगा। और जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा एतबार करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब पे बिल्कुल नहीं, मरियम साहिबा पे बिल्कुल एतबार नहीं करते। और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आके पहले तय करें कि जनाब ठीक है, क्योंकि नून लीग ने पहले तरमीम करने की कोशिश की, वो नहीं हो सकी। लिहाजा काज़ी साहब किसी को भी कबूल नहीं है। अब अगला कौन होगा? अब पीपल्स पार्टी इससे भी डरती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी पता है। और फिर नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि अगर काजी साहब जो हैं वो आईनी अदालत के सरबराह नहीं और आईनी अदालत हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फिर ये सारी महफिल हम जनरल साहब के लिए क्यों सजाएं? और क्योंकि हो सकता है कल को इरादा बदल जाए, नीयत बदल जाए और शिफ्ट हो जाए पॉलिसी, तो फिर हमारे हाथ में क्या आया? तो आईनी अदालत अगर काजी साहब नहीं, तो फिर अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? उसके लिए एक नाम जो है वो मैं आपको बता दूं, ज़ेरे गौर भी है कि आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाए आईनी अदालत का, और उनको बना दिया जाए जी। ये भी एक तजवीज़ है। तो देखते हैं कि इस तजवीज़ पे कैसे अमल करते हैं या नहीं होते, क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। अभी इनका आपस में भी चीज़ें तय नहीं हुई। और उधर से जो है जो प्रेशर है रावलपिंडी से रावलपिंडी से ये प्रेशर है कि बस आप कुछ भी हो जाए, किसी भी हर कीमत पर हमें आईनी तरमीम चाहिए 25 अक्टूबर से पहले-पहले, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएँगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो एक तगड़े जज हैं। अब उनके जो हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल मयार के, और उनके रवाबित भी बाहर हैं, क्योंकि उनको बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है, लेक्चर्स भी देते हैं, उनके कनेक्शंस भी हैं और उनका एक कद-काठ है। उनके साथ नीचे जो हैं सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो एक कद-काठ के आदमी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। इस तरीके से वो एक पूरे का पूरा एक जानदार जजेस का एक वो है जी गुलदस्ता है, और वो तगड़े जज हैं। इसके साथ-साथ नीचे हाई कोर्ट्स में भी ये जजेस मौजूद हैं, जो कि नौकरियों के लिए नौकरियाँ उनके लिए मसला नहीं है। तो वो जो है जैसे ही ये 25 अक्टूबर के बाद ये तरामीम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ जाएगी। और काज़ी साहब ये कहते हैं, क्योंकि उसमें पहली शर्त ये है कि आईनी अदालत और ये तरमीम जो है किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट फारिग हो जाएगी। मुकदमात कितने हैं? मुकदमात हैं जी 200।
150 से 200 मुकदमात हैं जिसके लिए पूरा आईनी अदालत बनाई जा रही है। अब आते हैं जी अगली बात की तरफ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मामला क्या है। इसलिए ये आईनी अदालत, आईनी तरमीम के अंदर क्या है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आईनी अदालत बन जाएगी, नहीं, वो मुसवदा जो कि पार्लियामेंट हाउस में प्रिंट नहीं हुआ, सेनेट और कौमी असेंबली के प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट नहीं हुआ, वो कहाँ हुआ? वो रावलपिंडी में हुआ और बहुत ही सीगाराज में, और वो कहीं भी मंजर आम पे नहीं आया किसी भी सूरत में, कुछ टुकड़े आए। अब उसमें है क्या? उसमें ये है कि क्योंकि ये सारा जाली निज़ाम कायम किया हुआ है, तो उसमें कौन-कौन किरदार हैं जी? उसमें काज़ी साहब से, अच्छा मैं आपको बता दूँ, काज़ी साहब किसी को डर-वर नहीं लगता। काज़ी साहब की बहुत सारी चीज़ें, कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। एफबीआर में जो रिपोर्ट है, वो ही काफ़ी है। तो इसलिए इनको तो 25 अक्टूबर के बाद काज़ी साहब तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। जितना भी इस्तेमाल इनको कर लिया जाए, वो कर लेंगे, और जितना ये इस्तेमाल होना चाहते हैं, हो जाए, इनकी मर्ज़ी है। तो चीफ जस्टिस आईनी अदालत का वो अलहदा से बैठ के वो नाम फाइनल करें, अगर होता है तो अगली बार। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जी, वो आ जाते आईनी तरमीम पहले आते हैं जी, क्योंकि आईनी तरमीम में ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके तमाम अरकान को जो है वो एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी, एक टेन्योर और बढ़ा दिया जाए, या फिर उनकी मुद्दत अगर 4 साल है तो 6 साल कर दी जाए, 3 साल है तो 5 साल कर दी जाए, और उनको 2 साल मजीद तौसी दे दी जाए, और ये उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक्सटेंशन नहीं मुतसव्वर होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान की तादाद जो है वो 5 साल तसव्वुर की जाएगी, और जो हैं वो काम जारी रखेंगे और अपने 5 साल 6 साल पूरे करेंगे। नंबर 1, ये उनको एक्सटेंशन दी जा रही है इस तरमीम में। दूसरी तरमीम ये है कि आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी, आईनी अदालत, उसके बाद आईनी अदालत है, आईनी अदालत आ जाएगी। काजी साहब जो हैं वो उनको कहीं और तो कोई नौकरी वोकरी दी जा सकती है, आईनी अदालत के सरबराह नहीं, लिहाजा आईनी अदालत आके वो ये सारे काम कंट्रोल करेगी तमाम। और पीपल्स पार्टी ने तो सुबाई भी कर दिया है। अब जेयूआई ने बहुत अच्छे तरीके से किया है जी, उन्होंने एक बेंच की तश्कील दे दी है। वो मैदान नहीं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने तजवीज़ दे दी कि एक बेंच बना दिया जाए। सूबों में भी बनाना है, सूबाई यानी कि हाई कोर्ट्स में भी एक बेंच बन जाए और इधर भी बेंच बन जाए। पीपल्स पार्टी ने जो कहा है ना जी, वो है कि जो चीफ जस्टिस है आईनी अदालत का, वो तब्दील होता जाएगा। हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो उन्होंने उसमें वो डाला है कि हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारी-बारी वो बनेगा जी। तो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जज है आईनी अदालत का सरबराह, चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस इस वक्त कौन है? वो है जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो लिहाजा पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हो गए और उनको बना दिया जाए, ये भी एक तजवीज़ है। तो बहरहाल उसमें मजीद क्या है जी, गैर इन तरामीम में, उसमें ये है कि आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ की जो है मुद्दत, सर्विसेज चीफ का टेन्योर जो है वो 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया जाए। ये आपको मैं बता रहा हूँ। आर्मी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान का टेन्योर भी बढ़ा दिया जाए, और उसके साथ-साथ अब आते हैं सर्विसेज चीफ। इसमें सर्विसेज चीफ का टेन्योर जो है वो 5 साल कर दिया जाए, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसकी मुद्दत मुलाजमत भी, उसका ओहदा भी 5 साल के लिए हो, एयर चीफ का 5 साल के लिए हो, नेवल चीफ 5 साल के लिए हो, आर्मी चीफ 5 साल के लिए हो। तो ये 5-5 साल कर दिया जाए। इसका मतलब है कि मौजूदा सर्विसेज चीफ जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे और अज़ खुद, और किसी एक्सटेंशन की किसी और की जरूरत नहीं, अज़ खुद वो एक्सटेंड करेंगे। अब ये हो जाता है तो क्योंकि सर्विस चीफ में एक ही है जी, आर्मी चीफ ही होते हैं, तो आर्मी चीफ जो हैं वो कब तक करेंगे? वो कंटिन्यू करेंगे 2025 में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। 5 साल अगर टेन्योर हो जाता है तो वो जाएंगे 27 तक, ऑटोमेटिकली उनकी मुद्दत जो है वो नवंबर 2027 तक हो जाएगी। ये सूरत हाल होगी, और नवंबर 2027, ये बात ज़हन में रखिएगा, तो उनकी मुद्दत 5 साल हो गई। इसी तरीके से नेवल चीफ और एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिद शमशाद मिर्जा, उनको भी 2-2 साल और मिल जाएंगे, और जबकि एयर चीफ को 1 साल की एक्सटेंशन ऑलरेडी ली हुई है उन्होंने, तो उनका अगर होता है तो वो मजीद 1 साल उनको और मिल जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। ये तो हो गया जी इनका। अब उससे आगे फौजी अदालत, ये आर्मी चीफ, उसके बाद है जी जो आर्टिकल 243 है, जो सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट को डील करता है,
اس کا جو سب کلاس 5 اس میں ایڈ کی گئی ہے، اس میں صرف ایک ٹینیور اس میں جو اب تک لکھا ہوا ہے نا جی آئین میں جو اب لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. وزیر اعظم سمری بھیجے گا اور صدر جو ہے وہ اس کو اپروول دے گا اور وہ ایک سیریمونیل اپروول ہے جی، یہ کام ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ کام کرنے کے بعد اب اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ سروس چیف کی اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن اور سروس لمٹ، یہ 4 الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن اور سروس لمٹ، ان کے اضافے کر دیے گئے ہیں. اپوائنٹمنٹ کے بعد ری اپوائنٹمنٹ، پھر ایکسٹینشن. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں. اپوائنٹمنٹ جو آرٹیکل 243 ہے وہ اس کی کلازز ہیں 4 اور اس میں صرف اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے. اس میں ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں ایکسٹینشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آئین میں، اور اس میں سروس لمٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آئین میں. یہ ذہن نشین کر لیں. یہ ساری چیزیں اب آرٹیکل 243 میں ایک سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ ایڈ کیا جا رہا ہے، سب کلاس 5 ایڈ کی جا رہی ہے جس میں یہ ساری چیزیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے جو سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ اور اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن، سروس لمٹ، ریموول، ریٹائرمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ہوں گی اس کی فائنلٹی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ ڈیل کرے گا. یعنی ہمارے آرمی ایکٹ کے آئین کو آرمی ایکٹ کے تابع کر دیا گیا ہے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کی حد تک. سروسز کی اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن، سروس لمٹ یعنی کہ ٹینیور، اور ریموول اور ریٹائرمنٹ، اس کو ساری چیزوں کو آئین کو اس کے تابع کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہاں لکھا ہے، وہ جو کچھ وہاں لکھا ہوگا وہ فائنل ہوگا. یہ اس کو کور دے دیا گیا ہے اور 2/3 میجورٹی کے تحت یہ ترمیم اس میں آئے گی. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک دفعہ یہ سارا ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ایکٹ جو ہے، قانون جو ہے، وہ آرٹیکل کے آئین کے تابع ہوتا ہے. آئین کے وہ تابع ہوتا ہے. قانون جو ہے، قانون کے تابع آئین نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی بھی آئین کا آرٹیکل کوئی بھی ایک لفظ بھی آئین کا آرٹیکل میں لکھا ہوا وہ قانون کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ قانون اور آئین آپس میں، آئین کے آرٹیکل اور یا اس کی کوئی سب کلاس اور کوئی قانون جو ٹکرائے گا آپس میں تو قانون ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور فائنلٹی کہلائے گی آئین کے آرٹیکل کی. وہ سپریم ہوگا، اس کو فالو کیا جائے گا. جو اس سے ٹکرائے گا وہ قانون چلا جائے گا. یہ ہے. لیکن اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آرمڈ فورسز کے جو قوانین ہیں ان کے تحت ڈیل کیا جائے گا. اب اس میں کیونکہ ایک دفعہ یہ امینڈمنٹ ہو گئی 2/3 میجورٹی پہ یہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو سمپل میجورٹی چاہیے نا جی. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آپ جو کچھ مرضی کرتے جائیں، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے. یہ جب ہو جائے گا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے ہوگا کہ آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے وہ 5 سال، یعنی کہ سروسز چیف کا ٹینیور 5 سال کر دیا جائے گا. پھر ایک اور اپوائنٹمنٹ، پھر ایک اور اپوائنٹمنٹ، پھر ری اپوائنٹمنٹ، پھر ایکسٹینشن. تو جو ہے میری بات ہوئی کچھ ڈیفنس اینالسٹ سے، تو وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایپلیکیبل نہیں رہے گا. یہ ایپلیکیبل نہیں ہے کہ آپ سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ 5 سال کے لیے کر دیں اور اس کے بعد مزید 5 سال اس کو ری اپوائنٹ کر دیں اور مزید 5 سال ایکسٹینشن کے لیے دے دیں. تو یہ تو کہیں بھی یہ ایپلیکیبل نہیں ہے. یہ کسی بھی ادارے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ فل سٹاپ لگا دیں. اور چونکہ ایک ہوتی ہے جی نیچے سے لیڈرشپ آتی ہے اور جدت کے ساتھ وہ جو ہے اپنے کام کرتی ہے اور ہر کوئی بدلتا رہتا ہے. یعنی کہ جیسے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح اداروں میں جو شخصیات ہیں وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں. ادارے مضبوط ہوتے ہیں، شخصیت نہیں. اگر یہ ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر ادارہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ
ون مین شو ہو جائے گا اور وہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس میں پھر جو ہے معاملہ یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر یہ جو چیز ہے یہ اس میں پھر وزیر اعظم کی، کیونکہ 5 سال کے لیے ہو گیا اور آرمی چیف 5 سال کے لیے سروسز چیف ہو گئے، اور پھر چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ارکان بھی ہو گئے، تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر ان کو چیلنج کہاں ہو سکتا تھا؟ وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا تھا. تو سپریم کورٹ میں اگر چیلنج ہوتا ہے تو وہاں پہ آئینی عدالت آ گئی ہے، آئینی عدالت اپنی پک اینڈ چوز کی ہے، لہٰذا وہ وہی فیصلہ کریں گے جو ہم چاہیں گے. تو یہ بھی ہے. اس میں جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ کی حیثیت ہے. اب اس میں کیونکہ ساری چیزیں ہی جب آپ نے آرمی ایکٹ کے تابع کر دی، جب اس کے بعد ان ترامیم کے بعد پھر جو ملک کا، پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا، چیف ایگزیکٹو اس وقت پرائم منسٹر ہے، تو پھر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نہیں رہے گا، پھر وہ آرمی چیف ہوں گے. چیف ایگزیکٹو وہ اتنے تگڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اور بھی جو ترامیم ہے یہ ترامیم کر کے 5 سال کے لیے کر کے، تو اس اعتبار سے کم از کم بھی جو موجودہ جو ہیں سروسز چیف جو ہیں اس میں ظاہر ہے جنرل صاحب سر فہرست ہیں، تو وہ کم از کم بھی 27 اور 5 2032 تک جو ہے وہ سروس آرمی چیف رہیں گے. 2032 تک آرمی چیف رہیں گے. یہ ان ترامیم کا جو ایک ہے، ہر ترمیم کے پیچھے، ہر قانون کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا جی، کہ کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ آ رہا ہے کہ یہ تمام سروس چیف کو، اب اس کے ساتھ مزید ہے. اب یہ تو ہو گئے چیف الیکشن کمشنر اور پلس 4 ارکان بھی، ان کو بھی آپ نے دے دیا، گفٹ دے دیا کہ جی آپ کی بھی ٹینور بڑھ گیا. اس کے بعد آپ نے سروس چیف کو بھی دے دیا. اگلی جو ہے وہ کون ہے اس سارے نظام کے لک آفٹر کرنے والا؟ وہ ہے بیوروکریسی، بیوروکریٹس ہیں. وہ پولیس سروس کے بھی ہیں اور ہمارے جو ہیں ڈی ایم ڈی کے بھی ہیں، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹریز یہ کہلاتے ہیں، چیف سیکرٹریز، یہ سارے جو جن کے ذریعے یہ سارے ریٹرننگ افسر تھے، جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ ساری جو سول بیوروکریسی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں یہ بھی ہیں، اور اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اب ان کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی ایج ہے جو ریٹائرمنٹ کی، وہ 60 سال ہے، اس کو بھی 62 کر دیں یا 63 کر دیں یا 65 کر دیں. یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس کے اکارڈنگلی کر دیں، اور ان کو بھی آپ 2 سال دیں. اگر 60 سے 62 ہوتی ہے تو آپ 2 سال سب کو مل جائے گا. لہٰذا یہ سارے کے سارے جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے وہ 2 سال کنٹینیو کریں گے، اور مزید 2 سال. اگر آپ نے 63 سال کرنی ہے تو وہ 3 سال اور ان کو مل جائیں گے. تو لہٰذا یہ بھی ایک یہ دوسرا ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اس میں آپ کے آئی جی پنجاب، فار ایگزامپل آئی جی پنجاب ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے جی. فار ایگزامپل آپ کے سیکرٹری کیبنٹ ہیں، وہ کنٹینیو، یعنی کہ تمام فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں جنہوں نے اگلے چند مہینوں میں یا سال میں ریٹائر ہونا ہے، ان سب کو 2 سال اور مل جائیں گے، اور وہ پھر ریٹائر ہوں گے کہیں آگے جا کے. اور وہ بھی ایڈجسٹ ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی تو تحفہ ملنا تھا، ان کو بھی تو گفٹ ملنا چاہیے، کیک ملنا چاہیے، پیس آف کیک جو ہے ان کا بھی حصہ ہے. لہٰذا اس جعلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو یہ جو ساری کی ساری آئینی ترامیم ہیں یہ اس طریقے سے سیٹ کی جا رہی ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے جی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، اور اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں یہ اختیار بھی ہمیں دے دیا جائے، اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں. آرٹیکل 199 کو فارغ کر دیا جائے جو ہائی کورٹس کا، جہاں پہ ہم براہ راست جا کے اپنی سنوائی کر لیتے ہیں، کوئی درخواست دے دیتے ہیں، ہائی کورٹ سے ہمیں مدد مل جاتی ہے. اور سپریم کورٹ کا 184(3) ختم کر دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں دے دی جائیں آئینی عدالت کو. اور آئینی عدالت پھر ہماری ہوگی، اور آئینی عدالت کے پاس سارے معاملات آئینی عدالت کے پاس جائیں گے. آرٹیکل 199 بھی، 184(3) بھی، آرٹیکل 184، 190، 199، یہ سارے کا سارا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اسپیشل کورٹ کو چلا جائے گا، آئینی عدالت کو. اب یہ آئینی عدالتیں صوبہ میں بھی ہوں گی، یہ مرکز میں بھی ہوں گی. یہ سارے کا سارا کھیل جو قائم کیا جا رہا ہے، اس میں کسی غریب آدمی کا، کسی پاکستان کے شہری کا کوئی مفاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو تگڑا کرنا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں محفل سجائی جا رہی، یہ سیاستدانوں کے لیے محفل نہیں سجائی جا رہی، یہ پارلیمنٹ کے لیے نہیں سجائی جا رہی، یہ بلکہ سجائی جا رہی ہے کہ جو ملٹری رول ہے
وہ आर्मी चीफ को इतना तगड़ा कर दिया जाए, इतना तगड़ा कर दिया जाए कि उसके सामने फिर कोई बोल ना सके, वो हुक्म हाकम कहलाए और उनका दर्जा जो है वो अमीरुल मोमिनीन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को आप सुन रहे थे इंटरव्यूज। तो असल में हमारे जो है ना जी फौजी हुक्मरान और वो, और खास तौर पे अगर आप नवाज शरीफ साहब को भी देखें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी हमारे जो अरब ममालिक हैं उनसे बहुत मुतासर हैं और वो गए भी सुरूर पैलेस थे। तो नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह का शाही निज़ाम चाहते थे अपने लिए, बादशाहत जो है शहनशाहत चाहते थे, क्योंकि वो देखते थे कि जनाब यूएई में जो कहते हैं शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान उस वक्त थे, तो जो वो कहते हैं वही हो जाता है, वही कानून है। इसी तरीके से वो सऊदी अरब जाते थे, सऊदी अरब में भी किंग जो कहता था वो हो जाता था। तो वो अपने लिए भी वैसा ही सिस्टम चाह रहे थे पाकिस्तान में, और उन्होंने एक अटेम्प्ट की भी थी कि अमीरुल मोमिनीन का दर्जा मुझे दे दिया जाए। जब उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का दर्जा हासिल करने की कोशिश की थी। अब यही जो है, ये अमीरुल मोमिनीन का दर्जा हासिल करने की ज़ियाउल हक साहब ने भी कोशिश की कि वो भी अमीरुल मोमिनीन कहलाएँ, 11 साल उनका इक़्तिदार रहा। लेकिन आईने पाकिस्तान कुछ और कहता है, और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, वो भी इस सारे सिस्टम को, इन सारी तरामीम को, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, वो भी इनको एप्लीकेबल नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि इन तरामीम के बाद फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, और पाकिस्तान का दस्तूर भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सारा कुछ खत्म होता है तो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान की सालमियत को होगा। इसलिए वो मशवरा दे रहे हैं कि ये काम आप ना करें। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि खौफ क्या है? अब खौफ ये है कि इलेक्शन चोरी कर लिया, पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान में फिस्तायत उरूज पे है, और इस वक्त भी कोई शर्म, कोई हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है कि आप कहीं पे जाके ब्रेक लग जाए, कोई रुकावट हो जाए। नहीं, आप दनदनाते हुए जाते हैं और उठा लाते हैं। वो खा यूट्यूब पे काम करने वाला आगा सरवर हो, या वो उमर मलिक हो, या कोई और हो, कोई सियासी कारकुन हो, कोई ट्वीट करने वाला हो, कोई डिजिटल मीडिया पे काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो कोई भी, उनको भी आप उठा लेते हैं, और उसके बाद उनकी जो खवातीन हैं उनकी बेतौकीरी भी करते हैं, उनको भी। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम, ये इतनी खौफ व हरास फैलाया जा रहा है ना, ये इसलिए फैलाया जा रहा है, ये तरामीम अंदर बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। तो लिहाजा ये इमरान खान साहब जो है ना, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो इमरान खान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, उनका ज़ाती फ़ायदा नहीं है, वो तो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके, और वो शोहरत की बुलंदियों को छू चुके, इज़्ज़त उनकी पूरी दुनिया में हो रही है, उनका पूरी दुनिया में नाम है, और वो जेल में हैं तो किस लिए हैं? वो आज एक पर्ची लिख के दे दें, और आज पर्ची भी ना लिखें, कमिटमेंट कर लें कि ठीक है जी, आप ये चलाएँ, तो मैं अल्लाह हाफ़िज़, मैं अय्याशी करता हूँ। तो वो 5 मिनट के अंदर-अंदर इमरान खान साहब जेल से बनीगाला पहुँच सकते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगने, 5 मिनट भी, एक सिर्फ़ मैसेज जाए ना इमरान खान की ज़ुबान से कि आएँ जनाब, ओके, ओके का मैसेज चला जाए कि ठीक है जी, तो इमरान खान साहब बनीगाला में क़याम करना चाहते हैं, बनीगाला में, कोई पैलेस माँगेंगे, पैलेस मिल जाएगा, और कोई सऊदी अरब में सरूर पैलेस से भी बड़ा पैलेस माँगेंगे, तो सऊदी हुक्मरान उनको बुला लेंगे, और यूएई वाले कहेंगे तो यूएई वाले बुला लेंगे, और अगर वो चाहेंगे बाहर मगरबी मुल्कों में आबाद होना, मगरबी मुल्कों में आबाद हो सकते हैं। तो उनका ज़ाती मफ़ाद नहीं है, वो ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो तो ये लड़ रहे हैं कि 25-30 साल से हमने एक स्ट्रगल की है, और पाकिस्तान के लिए की है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना है, तो इसके लिए हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे आपने जेल में रखना है तो जेल में रखें, उनकी अहलिया भी जेल में है, और फिर उनकी बहनें जो हैं अलीमा खान, उज़्मा खान, वो थीं, वो भी कहती थी कि भई हम तो खड़े हैं, जब चाहे पकड़ लें। उनको भी अभी इनको गिरफ्तार किया गया है, उनको, और वो 48 घंटे तक अदालत में पेश नहीं किया गया। तो उनको भी ये कहा जाता रहा कि आप हमारे साथ मामला तय कर लें, और मामला तय कर लें, और आप अपने भाई को भी समझाएँ, और आप भी हमारे साथ मिलके चलें, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो सकता है, और आपको ना थाने में जाना पड़ेगा, ना जेल में जाना पड़ेगा, हम आपको यहीं से डिस्चार्ज कर देंगे, और आपको क्लीन चिट दे देंगे। बस आप ये एक लफ़्ज़ बोल दें कि एहतजाज जो है वो सही नहीं है, एहतजाज की कॉल हम वापस लेते हैं, और जाके भाई को भी समझा दें।
तो अलीमा खान साहिबा ने, और उनको टाइम भी दिया गया था, तो अलीमा खान से पहले भी मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने फिल फौर जवाब दे दिया कि जनाब ये काम नहीं हो सकता और आपने अभी करना है, गिरफ्तार करना है, आप गिरफ्तार कर लें, पर्चा करना है, पर्चा कर दें। तो उन पे फिर दफ़ा 144 के बजाय उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, डॉक्टर उज़्मा खान और अलीमा खान पे, और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पार्लिमान को उड़ाना था बारूद से। ये ऐसे कोई बेशर्म लोग हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, और ऐसे फसाइयत से भरपूर कहना चाहिए कि ये काम इन्होंने किया कि जी आप तो बारूद बरामद करना है, कभी कुछ, तो वो जेलों में है। इसलिए अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं इमरान खान साहब, तो वो अपने लिए नहीं दे रहे होते, अपने लिए ये मुल्क के लिए दे रहे होते हैं। तो ये जो है ना खानदान, सियासी खानदान जो इस वक्त इक़्तिदार पे जिनको मुसल्लत किया हुआ है, ये इनको भी सोचना चाहिए। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और इनका तिया-पांचा हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम कुछ और फैसला कर चुके हैं और अब इनको खतरा यही है कि अगर हम आ जाते हैं, तो अगर ये निज़ाम हमारे हाथ से निकलता है, तो फिर तो हमारा ये सारे का सारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, और बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक के कि जनाब हम सारे होंगे जेलों में या फिर अपोज़िशन के ट्रक पे, और इमरान खान होगा वज़ारत उज़्मा के इक़्तिदार के ऐवानों में। कायरा साहब कहते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए और काज़ी साहब चले गए, तो फिर ये सारे का सारा जो जाली निज़ाम कायम किया हुआ है, ये सारे का सारा जाली निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और हुकूमतें हो जाएँगी ख़त्म, और फिर जो होगा वही होगा। तो ये है वो खौफ, ये है वो चीज़ें। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें जो वो एप्लीकेबल नहीं हैं, और इसीलिए इन आईनी तरामीम को करने पे भी इतना ज़ोर लगाया जा रहा है कि आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, उनके घरों पे हमले कर रहे हैं, ख़वातीन को नहीं माफ़ कर रहे, कारोबार तबाह कर रहे हैं। ये तरामीम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो तरामीम रोकना चाहते हैं वो भी उतनी ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कर रहे हैं, वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो शख्स एक-एक बंदा जो है, एक-एक शहरी जो भी आवाज़ उठा रहा है, हर किसी भी लेवल पे वो अपना 1 मिनट भी दे रहा है इसके मज़ाहमत के लिए, तो उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, और वो हीरोज़ हैं इस वक़्त जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। फ़िल वक़्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।